के अपहरण का मामला सामने आया है। अपराधियों ने पहले दादा और बच्ची के साथ दोस्ती की, फिर बच्ची को लेकर फरार हो गए। बच्ची को ले जाने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। पुलिस को जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली तो हड़कंप मच गया। पुलिस बच्ची की बरामदगी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं परिजन किसी अनहोनी की आशंका से डरे सहमे हुए हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है। बताया जा रहा है कि दादा और पोती से पहले अपहरणकर्ता दोस्ती करता है और फिर ग्रुप में जाएगा ना उतना जल्दी लोग को फायदा, बच्ची का अपहरण कर लेता है। तो एमएस मोड़ से भी सर शाहपुर का ऑटो मिलता है, लेकिन कल रैली होने के कारण नहीं ऑटो थी। पापा थक चुके थे तो वहीं से एक ऑटो मिली, तो दानापुर टेम्पू स्टैंड आया। वो भी आदमी जो अननोन व्यक्ति थे वो भी साथ में बैठा। और टेम्पू स्टैंड में आए तो मतलब पापा जैसे उतरे ना, तीनों आदमी उतरे, पापा फिर भाड़ा देने लगे टेम्पू वाला को। पैकेट से पैसा निकाल के टेम्पू वाला को फेर देने लगे। टेम्पू वाला को वाजिब सी बात है, फेर देंगे तो उसके चेहरा पर हम देखेंगे। इसी दरमियान सर मात्र 2 मिनट का भी टाइम नहीं लगा, मेरी बच्ची गायब हो गई। वो अननोन व्यक्ति जो है वो ले गया है और दानापुर स्टैंड से गुम हो गए। बच्ची कहाँ पढ़ती थी? शाहपुर में पढ़ती थी। कौन सा स्कूल? IGP हाई स्कूल। किस क्लास में थी? 4th क्लास में। पढ़ने के लिए में कैसे थी? बहुत अच्छी थी पढ़ने के लिए। सीसीटीवी खंगालने के बाद हमें एक फुटेज मिली जिसमें एक आदमी का हाथ पकड़ के लड़की चलती हुई जाती दिखाई दी है। इसी मामले में सारी तरफ से जानकारी हम इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और हर एंगल पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। नवादा से बड़ी खबर है, जहां उत्पाद विभाग का एक्शन देखने को मिला है। बस से भारी मात्रा में शराब जब्त की गई है। 252 बोतल शराब जब्त की गई है। मौके से ड्राइवर और कंडक्टर गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि होली में खपाने को लेकर ये शराब की खेप मंगाई गई थी। रजौली उत्पाद चौकी पर यह कार्रवाई हुई है। तो 252 बोतल शराब जब्त किया गया है। रजौली उत्पाद चौकी पर एक कार्रवाई की गई है। होली में खपाने को लेकर के यह शराब मंगाई गई थी। मौके से ड्राइवर और कंडक्टर की गिरफ्तारी हुई है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां इस बस से भारी मात्रा में शराब जब्त की गई है और ये बस आपको नजर आ रही होगी। बड़ी कार्रवाई की गई है। 252 बोतल शराब जब्त की गई है। मौके से ड्राइवर और कंडक्टर की गिरफ्तारी। बांका पुलिस ने एम्बुलेंस से शराब तस्करी का खुलासा किया है। पुलिस ने मरीज को ले जाने की जगह से शराब की बड़ी खेप जब्त की है और पुलिस ने 2 आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। तो फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए एक एम्बुलेंस के अंदर से किस तरीके भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है और पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिससे अब पूछताछ की जा रही है। तो जेल में बंद पति हेमंत सोरेन की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए पत्नी कल्पना सोरेन ने सियासत में एंट्री की है। तो गिरिडीह के झंडा मैदान में जेएमएम के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के दिल को छू लेने का कोई मौका नहीं छोड़ा। मंच पर आते ही कल्पना सोरेन की आंखें कुछ यूं झलक पड़ी। आपके समक्ष में खड़ी हूँ बहुत ही भारी मन से। मौका था गिरिडीह के झंडा मैदान में जेएमएम के 51वें स्थापना दिवस समारोह का और इसी मंच से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने सक्रिय राजनीति में पहला कदम रखा तो जेएमएम कार्यकर्ता जोर शोर से नारे लगाने लगे। पति हेमंत सोरेन को याद करके भावुक हुई कल्पना सोरेन बीजेपी पर लगातार वार करती रही। क्या है हेमंत सोरेन जी का अपराध? क्या झारखंड के 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मारना, वापस मांगना, ये अपराध है?
या विधानसभा द्वारा पारित 27% आरक्षण पिछड़ों के लिए मांगना, क्या ये अपराध है? जमीन घोटाले के आरोप में हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था। इस घटना के 2 महीनों के बाद कल्पना सोरेन पति की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए आगे आई तो उन्होंने जेएमएम कार्यकर्ताओं के दिल को छूने का किसी तरह का कोई मौका नहीं छोड़ा। जेल में डालने का मतलब हर एक झारखंडियों के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ है। आपने हेमंत सोरेन को जेल नहीं डाला, आपने यहाँ के स्वाभिमान, आत्मसम्मान को जेल में डाला है और इसका करारा जवाब मिलेगा। आने वाले वक्त में इसका करारा जवाब मिलेगा। कल्पना सोरेन की पहचान अब तक बिजनेस विमेन और समाज सेविका के रूप में रही है। महिला और विकास के कार्यक्रम में वो बेहद सक्रिय रही है। बिजनेस और चैरिटी से जुड़े कार्यक्रम में भी शामिल होते उन्हें अक्सर देखा गया है। 7 फरवरी 2006 में हेमंत सोरेन से उनकी शादी हुई थी। शादी के 18 साल बाद वो पहली बार जेएमएम के राजनीतिक मंच पर आई। तो जोर से चिल्लाकर ये बता दीजिए इस खुले मैदान से कि होटवार का जेल तक आवाज आए, आपके दादा के कान तक आवाज आए कि इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना दिल में रखने वाला प्यार अगर है तो जोर से चिल्लाकर बोलिए, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में सोरेन परिवार की दूसरी बहू कल्पना सोरेन की पॉलिटिकल एंट्री से जेएमएम खेमे में खास उत्साह देखा जा रहा है। गिरिडीह में जेएमएम को स्थापना दिवस समारोह के दौरान हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने सियासत में एंट्री ले ली है। तो झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अब कल्पना सोरेन को भी हेमंत सोरेन से जुड़े सवालों का जवाब देना होगा। अब तो कल्पना सोरेन जी भी राजनीति में आज से सक्रिय तौर पे आ गए, तो बाबूलाल जी की रणनीति पर कल्पना सोरेन जी की रणनीति भारी पड़ेगी क्या? हमारा कोई राजनीति में उतरे उसे क्या अंतर पड़ता है में। अब तो उनको इन सारी चीजों का जवाब तो उनको भी देना पड़ेगा। एक तरफ परिवार पर सियासी वार जारी है तो दूसरी तरफ बीजेपी 400 पार के लक्ष्य को साधने के रोड मैप तैयार कर चुकी है और इसके लिए पीएम मोदी का आगामी चुनावी दौरा भी तय हो चुका है। तो वहीं सीएम योगी भी विकास योजनाओं के जरिए फर्क समझा रहे हैं। मेरा भारत, मेरा परिवार। जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है। राम लहर पर सवार बीजेपी अयोध्या में जय जयकार लगा रही है और फर्क समझा जा रहा है कैसे अराजकता पर आस्था भारी है। इस युक्ति के बारे में ये था कि भाई वहां जाएंगे उपद्रव हो जाएंगे। आज उपद्रव ने उत्तर प्रदेश ने अपने आप को साबित किया है, उत्सव की भूमि है, उत्सव की भूमि। जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि अराजकता है, अराजकता नहीं है, उस अराजकता को डबल इंजन सरकार ने आस्था में बदल दिया है। पीएम मोदी तेलंगाना में चुनावी जनसभा कर रहे हैं। सीएम योगी उत्तर प्रदेश में विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं और मोहन यादव रामलला के दरबार में मत्था टेक रहे हैं। यानी बीजेपी के बड़े बड़े नेता 24 के रण में दम दिखाने लगे हैं और सनातन के साथ विकास के मुद्दे को अमली जामा पहनाने लगे हैं। तेलंगाना के भी लोग पूरे जोश से कह रहे हैं, तेलंगाना के गांव-गांव से आवाज आ रही है, नौजवान भी बोल रहा है,
बुजुर्ग भी बोल रहे हैं, महिलाएं भी बोल रही हैं, शहर वाले भी बोल रहे हैं, किसान भी बोल रहा है, मजदूर भी बोल रहा है। अब की बार 400 पार, अब की बार 4 వందలు తట్టాలి। 400 के लक्ष्य को साधने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम तय हो चुका है। पीएम मोदी एक बार फिर तूफानी दौरे पर जाने वाले हैं। 10 दिन, 240 घंटे, 12 राज्य और 29 रैली के जरिए मोदी देश का कोना कोना नापने वाले हैं, ताकि 2019 में जो रही सही कसर थी उसे पूरा किया जा सके। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं, बल्कि बीजेपी के तमाम फायर ब्रांड नेता इन दिनों चुनावी रणनीति के साथ सियासी मैदान में हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 500 साल के संघर्ष के बाद पुनः भगवान श्री राम का जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, ऐसे में भगवान राम के जन्म स्थान पर जाकर के मध्य प्रदेश सरकार ने सबसे पहले हमने अपनी आज की कैबिनेट भगवान श्री राम को समर्पित की है। हम सभी मंत्रियों ने प्रसन्नता के साथ, संगठन के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बीडी शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद है, उनकी शुभकामना हमारे साथ है और ये सरकार भगवान राम के बताए मार्ग पर चलते हुए जन कल्याण के काम में लगातार करती रहेगी। यानी राम मंदिर के साथ ही मोदी की गारंटी से बीजेपी इस बार 400 पार का नारा दे रही है और उन मुद्दों को भी उठा रही है जिससे विपक्ष की जाति की राजनीति को चुनौती दी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड हाईकोर्ट ने SC/ST केस में ईडी अफसरों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों दिल्ली आवास में छापेमारी को लेकर ईडी के कई अफसरों पर रांची के SC/ST थाने में FIR दर्ज कराई थी। इसके खिलाफ ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट में अपील की थी और इसकी सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी अफसरों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नोट के बदले वोट केस में 1998 के फैसले को पलट दिया है। 5 जजों की संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से बड़ा फैसला सुनाया है। तो साथ ही नोट लेकर वोट देने वाले सांसद और विधायकों पर कार्रवाई का रास्ता साफ कर दिया। कोर्ट का कहना है कि नोट लेकर सांसद या विधायक सदन में वोट देने पर मुकदमे से नहीं बच सकते। और कोर्ट के इस फैसले के बाद जेएमएम विधायक सीता सोरेन पर मुकदमा चल सकता है। उन पर 2012 के राज्यसभा चुनाव में नोट लेकर वोट देने का आरोप है। ऐतिहासिक फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में स्पष्ट कहा है कि भाई लोकतंत्र में भय मुक्त वातावरण का होना जरूरी है, लेकिन अगर रिश्वतखोरी कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट शांत नहीं रह सकता। इस घटना के इस निर्देश के दूरगामी परिणाम होंगे और सांसद रिश्वत कांड, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के 4 सांसदों ने पैसा लेकर नरसिम्हा राव की तत्कालीन सरकार को बचाने के लिए वोट दिया था, उस मामले का सीधा सीधी असर झारखंड पर पड़ेगा। और इसके अतिरिक्त सीता सोरेन से संबंधित एक मामला है जिसमें भी उन पर पैसे लेकर वोट देने का आरोप था, उस पर भी पड़ेगा। बहरहाल हमारा यह मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश मील का पत्थर होगा और संसदीय भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए एक ऐतिहासिक फैसला इसे मानते हैं। दुमका में स्पेनिश महिला से गैंगरेप मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और इस मामले में डीसी की ओर से पीड़ित महिला के पति को 10 लाख के मुआवजे का चेक भी सौंपा गया है। तो विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत 10 लाख रुपए की सहायता राशि पीड़ित के परिवार को दे दी गई है। इधर गैंगरेप मामले में पुलिस की कार्रवाई की पीड़ित के पति ने सराहना की है। साथ ही पूरे मामले में कार्रवाई के लिए झारखंड सरकार और पुलिस को धन्यवाद भी दिया है। आपको बता दें कि दुमका में हंसटिया थाना क्षेत्र के कुरमा पहाड़ी इलाके में स्पेन की महिला के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था। इधर मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया, जिसने 7 आरोपियों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 4 की तलाश छापेमारी की जा रही है। Thank you for a lot of time for the government de Giancar. The police is very fast investigation. 3 or 4 people is detained. Thank you, thank you, thank you, thank you, police.
भागलपुर से 1400 राम भक्तों का जत्था आस्था एक्सप्रेस ट्रेन से अयोध्या के लिए रवाना हुआ। प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए राम भक्त अयोध्या के लिए रवाना हुए। श्री राम के भक्तों ने भागलपुर से सौगात के रूप में कतरनी चूड़ा, चावल और सिल्क के आकर्षक परिधान लेकर अयोध्या गए। आस्था एक्सप्रेस ट्रेन को बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन और डॉक्टर मृणाल शेखर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके का जायजा लिया है हमारे सहयोगी विकास कुमार सिंह ने। भागलपुर से आस्था एक्सप्रेस ट्रेन से राम भक्तों का जत्था अयोध्या के लिए रवाना हो गया। इस वक्त मैं आस्था एक्सप्रेस ट्रेन में हूं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो श्री राम के भक्त हैं वो ट्रेन में सवार हो गए हैं और अयोध्या के लिए निकल चुके हैं। प्रभु श्री राम के भक्त बड़े ही उत्साहित नजर आ रहे हैं और प्रभु श्री राम से क्या कामना होगी, आज भागलपुर से जाना हो रहा है, क्या कुछ सौगात प्रभु श्री राम के लिए लेकर जा रहे हैं आप लोग? सबसे पहले तो सभी श्रद्धालुओं को जय श्री राम। आज भागलपुर स्टेशन का माहौल पूरा राममय और भक्तिमय हो गया है। हम लोग यहाँ से कुल 1400 श्रद्धालु आस्था ट्रेन से कटरा स्टेशन अयोध्या जा रहे हैं। हम लोग हमारे शहर का चूड़ा, कतरनी चूड़ा और सिल्क के कपड़े बहुत फेमस है, तो हम लोग प्रभु श्री राम लला के लिए सिल्क के कपड़े और कतरनी चूड़ा लेकर जा रहे हैं। क्या कामना होगी प्रभु श्री राम से? जन कल्याण, विश्व शांति, बस यही तो कामना सबों की रहती है और हमारे लिए भी तो बहुत ही आस्था और विश्वास की भावना को लेकर राम श्री राम के पास जाने का जो यह अवसर प्राप्त हुआ है वह हमारे लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला है। हर्षोल्लास के साथ हम लोग वहां जा रहे हैं और श्री राम के लिए तो कहना ही क्या है। श्री राम हमारे सोचिए तो ईश्वर हैं, गुरु हैं, माता पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं और पुत्र के समान उनके सब कुछ है श्री राम में। मेरा नाम रेखा दुबे है। जय श्री राम। जय श्री। लखीसराय में चमघड़ा गांव में कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कई राज्य के पहलवानों ने भाग लिया। सदर प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। पहला मुकाबला नेपाल से आए पहलवान और राजस्थान के पहलवानों के बीच हुआ। दोनों ने अखाड़े में अपना अपना दम दिखाया। आयोजक ने बताया कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ये आयोजन किया है। यहाँ जो भी पहलवान पहुंचे वो नेपाल का है, हरियाणा का है और जो है यूपी का है, बंगाल से है, बिहार से है, लगभग 5-6 राज्य से पहलवान पहुंचे हैं। और महिला भी पहलवान है जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है। और उस महिला जो पहलवान है उनको कहना है कि हमारा जितना वजन है उतना वजन में बिहार, नेपाल कोई भी लड़ सकते हैं। और ये हमारे जिला से बिल्कुल विलुप्त हो चुका था ये कुश्ती और ये खेल प्रतियोगिता है। इस पर हम भी अपने तरफ से सरकार को मांग करते हैं कि इस पर ध्यान आकृष्ट होना चाहिए और हमारे खिलाड़ी जो इतना मेहनत कर आगे बढ़ते हैं और कुश्ती के लिए उनको कुछ इस पर जो है प्रोत्साहन और सरकारी सेवा में इनको एक अलग स्थान देकर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। प्रतिमा प्रमाण थी कि भारत दुनिया के सबसे ऊंचे स्टैच्यू को बनाने का दम रखता है। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं होगी, यहाँ एक जीवंत संदेश होगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता का प्रतीक। जमीन से आसमान को जोड़ती सरदार पटेल की ये कांस्य प्रतिमा प्रमाण थी कि भारत न सिर्फ दुनिया के सबसे ऊंचे स्टैच्यू को बनाने का दम रखता है बल्कि उसका निर्माण भी एक रिकॉर्ड तेजी से कर सकता है। चेहरे या हाव भाव में जरा से भी चूक हो तो एक बड़ी नाराजगी का कारण बन सकता था। इस प्रतिमा के लिए लंबे समय तक अध्ययन चला। हमने सैकड़ों और हजारों फोटोग्राफ को देखा और जांचा। लगभग 1 वर्ष के समय तक इस स्टैचू का डिजाइन 180 किलोमीटर विंड स्पीड भी झेल सकता है। स्टैचू किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना कर सकता है। 31 अक्टूबर 2018 को जैसे ही स्टैचू ऑफ यूनिटी का इनॉग्रेशन हुआ,
गुजरात का ये छोटा सा इलाका एकता नगर सीधे वर्ल्ड मैप पे आ गया। मुझे आकर्षण पैदा करके अटकना नहीं था, मुझे वहां से प्रेरणा पैदा करनी थी। और इसलिए जैसे बनाने से पहले एकता का मंत्र था, बनते समय एकता का मंत्र था, बनने के बाद भी उस पूरे परिषद को भारत की एकता का तीर्थ स्थान बनाने की मेरे मन में कल्पना रही। पर्यटन में लोग जो कुछ भी देखना चाहते हैं वो सब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में मौजूद है। किसी क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास में सुधार तब होता है जब आपके पास इस प्रकार की ऐतिहासिक संरचनाएं हो या लैंडमार्क डेवलपमेंट हो। बहुत बदलाव आ गया है। जो लेडीज लोग घर से बाहर अकेली कभी नहीं जाती, अभी 2 पैसा कमा के घर में लाती है, तो बहुत इसकी तारीफ भी होती है घर में। बहुत कुछ बदल गया, सोच भी नहीं सकते कि हम ऐसा कुछ बदल गया है मेरे जीवन में गया। हम जाएंगे, नए लोग आएंगे, समय बदलेगा, साल बीतेंगे, लेकिन अनेकता में भी एक रहने की ये वैल्यूज हम भारतीयों के अंदर ऐसे ही टिकी रहनी चाहिए, बिल्कुल सरदार पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरह, जो वक्त के मार के बाद भी साल दर साल स्थिर रहेगा और इस बात का प्रतीक बना रहेगा कि भारत की अखंडता सिर्फ कहने या सुनने की बात नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। वो सच्चाई जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमने संभाल के रखी है।